हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बालाजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कस किया था। इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करते हैं तो ये एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस। ओके, तो न्यूक्लियेजेस एक क्लास है, इससे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है। आगे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं ना, कैंची जैसे हम लोग जानते हैं। सो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे जाके इसको हम फर्दर दो टाइप्स में कह लीजिए, या इसके दो काइंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक आपका एक्सोन्यूक्लियसिस, दूसरा आपका एंडोन्यूक्लियसिस। अगर हम एक्सोन्यूक्लियसिस की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियसिस क्या करते हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं। लेकिन जो ये न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं ये कोनों में, यानी ये एंड्स में जाके कट लगाते हैं। अगर हम समझें इसको इस तरीके से कि अगर ये कोई डीएनए का सेगमेंट है, अगर ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ओके, ये हम इसका 3 प्राइम एंड 5 एंड 3 दिखा दें, और हम कहें कि भाई बीच में ये हमारे बेस पेयर लगे हुए हैं। हम सिंपली ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बेस पेयर लगे हुए हैं। सो ये क्या करेगा, आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कोनों में जाके कट लगाता है। आप मान लीजिए कोने हैं, सो कोनों में जाके कट लगाता है। आपका रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस या आप एक्सोन्यूक्लियस जो आपके होते हैं वो कोनों में जाके कट लगाते हैं। अगर हम बात करें आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता क्या है, ये क्या करेगा, ये पहले पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को रीड करेगा, और जब ये रीड करता है पूरे डीएनए के सेगमेंट को, इसको जब इसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तो ये कट लगा देता है। ये आपके जो डबल हेलिक्स है उसमें कट लगाएगा, ओके, स्पेसिफिक पॉइंट पे। और कहां लगाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम डीएनए की डबल हेलिक्स की बात करते हैं तो उसकी जो बैकबोन है वो किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट की। तो शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है, ओके, उससे हम कह सकते हैं कि वहां पे जाके इसने कट लगा दिए। अब कट लगा दिए स्पेसिफिक पोजीशंस पे, तो यहां पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो जब रिकॉग्नाइज कर रहा है स्पेसिफिक सीक्वेंस को और फिर कट लगा रहा है, तो उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ओके, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। तो भैया ये अपनी फेवरेट साइट कह लीजिए, उसको ढूंढेगा और वहां जाके कट लगाता है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर की तरफ कट लगा रहा था, और आपका एंडोन्यूक्लियस कहीं बीच में कहीं स्पेसिफिक पोजीशंस को देखेगा और कट लगा देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो हमारी एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। तो अगर हम EcoR1 की बात करें तो E हमारा क्या हो गया, एस्चेरिचिया, CO क्या हो गया हमारा, कोलाई, R क्या हो गया हमारा, स्ट्रेन है, I हमारा क्या है, ऑर्डर इन विच इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। ओके, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो आपका एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे होती है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा जो इससे पहले वाला वीडियो है। ओके, नाउ अब इसको समझ लेते हैं, ये डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है। तो लिखा हुआ है एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइट। तो सेम साइट पे जाके ये कट लगाता है, सेम साइट पे जाके कट लगाता है। आगे क्या कहा हुआ, EcoR1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G एंड A, यानी G और A के बीच में। यहां भी दूसरा स्टैंड भी देखें तो G और A के बीच में इसने कट लगाया। जैसा वो वेक्टर डीएनए में कर रहा है वैसा ही वो फॉरेन डीएनए में करेगा। और क्या लिखा हुआ, ओनली व्हेन द सीक्वेंसेस GAATTC इज प्रेजेंट इन
द डीएनए। जब GAATC वाली कंडीशन उसको मिल जाए, यहां पे भी आप देखेंगे वेक्टर डीएनए में GAATC, ओके, यहां भी देखें GAATC, नीचे वाले स्टैंड में भी देखें GAATC, और यहां भी GAATC, यानी कि सेम सीक्वेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे जब सेम सीक्वेंसेस जिनको हमने स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहा, जब उन्हें यह मिल जाता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, वो कट लगा देता है। ओके, सो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारा है, ये जो एंडोन्यूक्लियस है हमारा EcoR1, उसने यहां पे कट लगाया तो आपका AATC ये वाला पोर्शन उड़ गया, ये जो बेस थे ये उड़ गए। सेम इसने क्या किया, यहां पे भी आपके फॉरेन डीएनए में भी इसने आपका जो AATC इसको उड़ा दिया, यहां भी सेम AATC उड़ाया, यहां भी AATC उड़ाया। अब जैसे ही ये हमारे बेसिस यहां से उड़ गए और ये बेसिस यहां से उड़ गए, तो अब हमें जो ये जो नया डीएनए का जो सेगमेंट मिल रहा है, ओके, और यहां से जो पोर्शन उड़े हुए हैं, इन एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। ये वाला भी हमारा स्टिकी एंड हो गया और ये वाला पोर्शन भी हमारा स्टिकी एंड हो गया। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको इस तरीके से काटा है कि जब मैं इनको जुड़ाने जाऊंगा तो भैया जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टी का यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए बेस। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, अगेन हमारे पास टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए है, फिर मेरे पास ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी है, फिर मेरे पास ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी है। तो इस तरीके से काटा है कि ये ए इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये ए इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये टी इसके साथ और ये टी इसके साथ, यानी कि ये AA और ये TTA ये एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो भैया ये भी कंडीशन अप्लाई है। तो मैं इसको उठाऊंगा और उठा के मैं इसके ऊपर ले आया। ये जो स्टिकी एंड्स हैं, आपके जो स्टिकी एंड्स हैं, ये स्टिकी एंड्स आप इसको ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस भी कह सकते हो। एनसीईआरटी में भी ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस करके दे रखा है, अगर आप देखेंगे भी तो आपको मिल जाएगा। तो ये हम आपस में एक साथ लिया है इन दोनों को। और आपका जो लाइगेज है, आपका जो लाइगेज होता है, लाइगेज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से हम इसको यहां से उठा के यहां ले आएंगे और आपस में जुड़वा देंगे। अब हमने डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन दोनों को जुड़वा दिया, तो हमें कुछ इस तरीके से ये नया डीएनए मिलेगा, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप देख भी रहे होंगे, तो ये ब्लैक वाला है, ये था, ये हमारा क्या था, ये ब्लैक वाला हमारा फॉरेन डीएनए था, और ये हमारा वेक्टर डीएनए था। ये वेक्टर डीएनए जिसको हम प्लास्मिड डीएनए भी कह रहे हैं, इसको हम प्लास्मिड भी कहते हैं, प्लास्मिड डीएनए भी कहते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, और उसमें आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि ये जो ब्लैक हमें जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, ये हमारा फॉरेन है, और बाकी जो व्हाइट में हमको दिख रहा है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वेक्टर डीएनए हो गए। तो दो डिफरेंट वी कैन से डीएनए सेगमेंट को हमने आपस में जुड़वा दिया। तो जो नया डीएनए का पोर्शन हमें मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा, वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। तो ये तरीका है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्क करने का। पहले वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ढूंढते हैं, या सिंपली कह लिए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढते हैं, और उसके बाद वो कट लगा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ हमारी एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे कि डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, ये पूछा गया है कि भाई पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं। देन वहां पे समझाने के लिए कहा हुआ है, एक तरह से हमें समझाया है कि दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैं, ओके, दैट फॉर्म द सेम वर्ड, जो एक तरह का ही वर्ड फॉर्म करते हैं व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें तो एक जैसा वर्ड ही हमें देखने को मिलता है। ओके, सो अगर आप यहां से पढ़ो MALAYM मलयालम, पीछे से पढ़ूं MALAYALAM मलयालम, तो हम फॉरवर्ड आगे से पीछे की तरफ जाएं या पीछे से आगे की ओर जाएं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएं, तो एक जैसा वर्ड हमें पढ़ने को दिख रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम एक डीएनए सेगमेंट में
ओके अगर हम डीएनए में पैलिंड्रोम की बात करें तो यहां पे क्या होगा, नेचुरल सी बात है, डीएनए है तो उसमें बेस पेयर होंगे। ओके तो ये बेस पेयर क्या है, अगर हम दोनों स्ट्रैंड को देखें 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम, ओके 5 to 3 या 5 to 3 इस तरफ से कह लीजिए, 5 to 3 हम इधर आगे से पीछे गए और 5 to 3 अगर पीछे से आगे आए, तो दोनों ही स्ट्रैंड में जो बेस लगे हुए हैं अगर हम उसको रीड करें तो वो एक जैसा ही पढ़ने में आते हैं, एक जैसा वर्ड फॉर्मेशन हो रही है वी कैन से। तो यहां से आप पढ़ेंगे जी के बाद 2 बार डबल ए है, फिर डबल टी है, फिर सी है। पीछे से अगर देखें पीछे से आगे की तरफ तो जी है, डबल ए है, डबल टी है और सी है। तो एक जैसा ही बेसिस हमको देखने को मिल रहा है, आगे से पीछे जाएं या पीछे से आगे आए, तो इनको इन्होंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ओके और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो हम बना रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके और जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो दो डिफरेंट सोर्सेस से हमें मिला है, दो डिफरेंट सोर्सेस से मिला है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देखने से पहले एक पैराग्राफ देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स। कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या कह लीजिए आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट तो लगाएगा लेकिन सेंटर से थोड़ा हट के, आपके जो पैलिंड्रोम साइट्स हैं वहां पे सेंटर से हट के कट लगाएगा, बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स। तो कहां पे, दो बेसिस के बीच में अपोजिट स्ट्रैंड्स के। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे इसने कट कहां लगाया, जी और ए के बीच में, इस वाले पोर्शन पे। नीचे भी कहां लगाया, ये जी और ए इस पोर्शन पे लगाया इसने कट। ओके आगे क्या कह रहा है, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स। इसके कारण अब जो हमारा पहले डबल स्ट्रैंडेड था डीएनए, ये आपका क्या है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कट लग गया यहां से, ये सारे ये बेस उड़ गए, डबल ए डबल टी सी ये उड़ गया, तो अब क्या हुआ, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, है ना। ये वाला पोर्शन तो गायब हो गया, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। आगे क्या कह रहा है, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। तो अब यहाँ पे कुछ ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसमें बात करें ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है, इनको हम स्टिकी एंड कह रहे हैं। चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, स्टिकी एंड्स हो गए हमारे। आगे क्या कह रहा है वो, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। तो नेचुरल सी बात है, आपके अगर दो बेसिस आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए हैं। ओके और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, टी के साथ यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस आना चाहिए। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा, ए आना चाहिए, फिर टी है तो ए आएगा, ए का टी आएगा, ए का टी आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस आके यहाँ पे जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। हमें इस वाले पोर्शन को डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड इसके साथ, इस सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन के साथ जुड़वाना है, इन दोनों स्टिकी एंड को जुड़वाना है, तो हेल्प लेनी पड़ती है हमें डीएनए लाइगेज एंजाइम की। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम इन दोनों को आपस में जुड़वाने में हेल्प करता है। ओके आगे कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना पाएँ डीएनए का, विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम्स। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से हमने डीएनए उठाया, ओके, और आपस में जुड़वा दिया। सो when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments
have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligase। तो आपका जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं और यहाँ पे हमने वेक्टर डीएनए लिया था और यहाँ हमने फॉरेन डीएनए लिया था, तो दोनों में ही सेम हमें क्या देखने को मिले थे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, GAATTC, यहाँ भी GAATTC। तो ऐसी जब उसको रिकॉग्निशन साइट मिल जाती है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो वो कट लगा देता है। तो दोनों में, चाहे आपका वेक्टर डीएनए था ये वाला वेक्टर डीएनए और चाहे आपका ये फॉरेन डीएनए, सेम हमें सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिले 6 बेस पेयर के, और फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया। अब आगे जो डायग्राम दिया है उसको समझ लेते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां पे भी हमको एक फॉरेन डीएनए का एक सेगमेंट दिखा रखा है, देन हमें वेक्टर डीएनए या कह लीजिए प्लास्मिड दिखा रखा है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर करेगा क्या, आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे हमने इको R1 लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा, ओके, ये दोनों में आपका फॉरेन डीएनए और ये आपका फॉरेन डीएनए और आपका जो ये वेक्टर डीएनए जिसे हम प्लास्मिड भी कह रहे हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे, कहां पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके कट लगा देगा। ओके, तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3, ये 3 आपके इसने कट लगा के, ओके, 3 जगह उसने कट लगाया हुआ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे, ओके, उसको तोड़ दिया। और यहां पे आप देखेंगे ये पूरा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए था, उसको बीच में से कट लगा दिया। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रूल है, आपको पहले बता दिया, वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे जाके ही कट लगाएगा। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बेसिकली 6 बेस पेयर के ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। कट लगा दिया, अब यहां पे स्पेस क्रिएट हो गया ताकि मेरा जो फॉरेन डीएनए है वो आके यहां पे बाइंड कर जाए। यहां से मैंने इसको उठाया, इस फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को उठाया, ये जो छोटा कट लगा के बनाया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, और उसको मैंने यहां बाइंड करवा दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में दिखा रखा है। तो ये हमारा क्या था, फॉरेन डीएनए का हमने जो छोटा सा सेगमेंट कटवाया है। तो लिखा हुआ है लाइगेजेस जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लास्मिड, और यहां पे हमने लाइगेज एंजाइम की हेल्प ली और फॉरेन डीएनए को किससे जोड़ दिया, आपके वेक्टर डीएनए या प्लास्मिड से। अब जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आप देखेंगे ये हमारा ई कोलाई है। तो ई कोलाई में हमारा ये देखने को मिलता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, या जिसको हम प्लास्मिड कह रहे हैं या वेक्टर कह रहे हैं। तो जब ये ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट करेगा, जब ये आपका जो ये अब डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वी कैन से, ये जब ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट करेगा तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, नेचुरल सी बात है, कॉपीज बनाएगा। और ई कोलाई है एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो भैया ये 18 से 20 मिनट में आपका डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब इस तरीके से डिवाइड भी करेगा। तो हमारी काफी सारी कॉपीज हमें जो नए ई कोलाई बनेंगे उसमें देखने को मिलेगी। ओके, क्योंकि जो ई कोलाई का जो मेन डीएनए है वो तो अपना अलग रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन जो हमारा ये वेक्टर डीएनए प्लास्मिड है ये भी रेप्लिकेट करता है। और जब ये रेप्लिकेट करेगा तो हमारी काफी सारी कॉपीज बन जाएंगी। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, ओके, तो सेल डिवाइड होगा तो उस सेल का अपना डीएनए भी होगा, नेचुरल सी बात है ना। तो जो नए सेल बने उसके अंदर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना वर्क करते हैं, ओके, कट लगाने में, डीएनए को काटने में, और हमारे जो लाइगेजेस हैं वो जुड़वाने में हेल्प करते हैं, ओके, और किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको हम इंसर्ट करवा देते हैं वेक्टर की हेल्प से। और होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे यहाँ पे ई कोलाई है, ये जब डिवाइड होगा, इसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, तो काफी सारी हमारी डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी, ओके, और डीएनए रेप्लिकेट करेगा। या आगे हम और कहें कि डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन या वो जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाह रहा हूं वो इजीली बन जाएगा। तो ये एक डायग्राम हमारे पास दे रखा था हमारी एनसीईआरटी में कि किस तरीके से हमने फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट लगाए, कट लगाने के बाद हमने लाइगेज एंजाइम से जुड़वाया, ओके, और देन ई कोलाई में जब ये रेप्लिकेट करेगा तो हमारी काफी सारी कॉपीज बन जाएंगी, ओके, और ई कोलाई भी अल्टीमेटली वो भी डिवाइड होगा। तो नेचुरल सी बात है, जो डिवाइड करके उसकी जो प्रोजेनीज आएंगी उसमें भी हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।